मैं आपके एग्ज़ाम की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 2-4 नंबर आपको फ्री में मिल जाए, इसकी गारंटी मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल SSC आरंभ में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 100 इडियम्स का जो सीरीज चल रहा था उसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, इस वीडियो के बाद आप देख लेना। इसमें 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन यानी टोटल 25 क्वेश्चन कराए गए हैं विथ निमोनिक्स, और मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप एक भी इडियम्स अपने जीवन में नहीं भूल सकते। लास्ट में क्वेश्चन भी लगाया गया है इस निमोनिक फिगर के थ्रू, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आपने याद किया वो आपके दिमाग में फिट है या नहीं है। तो हम लोग देखने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रेक लेग ना। 26वां नंबर क्वेश्चन है ब्रेक लेग। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इससे पहले भी बताया जा चुका है कि इडियम्स का लिटरल मीनिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ब्रेक लेग मतलब पैर तोड़ देना, ऐसा नहीं होता है, इसका अलग ही मतलब होता है। तो हम देखते हैं ब्रेक लेग का मतलब क्या। 4 ऑप्शन है, अभी हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको हम निमोनिक्स के थ्रू कुछ बताएंगे तो आप आंसर तक जरूर पहुंच पाओगे। पहला फिगर है, ये एक लड़की है, उसका पैर टूट चुका है। आप इमेजिन करो इस लड़की का एग्ज़ाम है आज, लेकिन पैर टूट गया है। एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अब हम अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, इस लड़की को बेस्ट विशेस कर सकते हैं कि चलो तुम्हारा पैर टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन हम तुमको विश कर सकते हैं कि तुम जाओ अच्छे से एग्ज़ाम देना। ये कर सकते हैं ना। तो ब्रेक ए लेग का मतलब क्या है कि किसी को गुड लक विश करना। तो राइट आंसर क्या होगा, टू विश समवन ए गुड लक। किसी को गुड लक विश करना, स्पेशली बिफोर ए परफॉर्मेंस, यानी किसी परफॉर्मेंस से पहले किसी को बेस्ट ऑफ लक कहना ही कहलाता है ब्रेक ए लेग। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, द कोच सेड ब्रेक ए लेग। कोच ने कहा ब्रेक ए लेग, मतलब कोच ने अपने स्टूडेंट को क्या किया, उसे गुड लक विश किया और बोला तुम अच्छा परफॉर्मेंस करके आना। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू विश समवन गुड लक। किसी को विश करना गुड लक ही कहलाता है ब्रेक ए लेग। जैसे आप लोग अगर एग्जाम देने जाओ, मैं कहूँ ब्रेक ए लेग, इसका मतलब ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट द बुलेट। बाइट मतलब क्या होता है, दांतों से काटना। बुलेट मतलब जो बंदूक की गोलियां, उसे बुलेट कहते हैं। अब बताओ, ये फिगर दिख रहा है, कोई आदमी है, इस बुलेट को दांतों से काट रहा है। दांतों से बुलेट को काटना, ये कितना टफ सिचुएशन हो सकता है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए कि बुलेट को दांतों से काटना। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो गया, टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को काफी ब्रेवली फेस करना, कठिन और अप्रिय चीजों को हिम्मत से स्वीकार करना ही कहलाता है बाइट द बुलेट। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, टू फेस समथिंग डिफिकल्ट ब्रेवली। किसी चीज को फेस करना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली फेस करना ही कहलाता है बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ही फाइनली बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज्ड। उसने फाइनली अनप्लीजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और माफी मांगा। 28वां क्वेश्चन क्या है, ए फिश आउट ऑफ वाटर। फिगर देखो फिर, एक मछली पानी से बाहर है। मछली का पानी से बाहर होना एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। अगर मछली पानी में हो तो वो एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन है, लेकिन जैसे ही मछली को पानी से बाहर कर दिया जाता तो मछली तड़पने लगती है। अगर फिर वापस उठा के मछली को पानी के अंदर डाल दे तो मछली कंफर्टेबल फील करेगी। तो यहाँ पर ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, टू फील अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस, अजीब असहज महसूस करना ही कहलाता है फिश आउट ऑफ वाटर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, टू फील अनकंफर्टेबल एंड आउट ऑफ प्लेस। अनकंफर्टेबल फील करना यानी असहज महसूस करना या अपने आप को दूरी महसूस करना ही कहलाता है ए फिश आउट ऑफ वाटर। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऐसे हो सकता है, इन दैट न्यू सिटी द एटमोस्फेयर मेड एनीवन फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। एक नए शहरों में माहौल ऐसा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो आउट ऑफ वाटर है। दैट मीन्स वो उस सिचुएशन में फिट नहीं हो पा रहा, वो अनकंफर्टेबल है, असहज महसूस कर रहा है उस शहर में। मीडियम है, टर्न ए डीफ ईयर टू। डीफ मतलब होता है बहरा हो जाना, जानबूझकर बहरा होना। एग्जाम्पल देखो, ये फोटो है ना, एक कंप्लेंट करने वाला आदमी आया, एक अधिकारी को किसी मैटर से वो कंप्लेन कर रहा है, लेकिन अधिकारी ने उनके बातों को सुनने से मना कर दिया। टर्न ए डीफ ईयर टू का मतलब क्या हुआ, टर्न ए डीफ ईयर का मतलब हो गया
टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, इग्नोर करना या रिफ्यूज कर देना उनकी बातों को सुनने से, अनसुना करना या नज़रअंदाज करना। ये आदमी कितना भी कंप्लेंट कर ले लेकिन अधिकारी इनके बातों को नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि इस अधिकारी को किसी ने काफ़ी पैसे खिला दिए, तो अब ये जानबूझ के उनकी बातों को रिफ्यूज कर रहा है, सुनने से मना कर रहा है। तो टर्न ए डीफ ईयर का क्या हो जाएगा मतलब? इसका मतलब हो जाएगा टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन, इग्नोर कर देना या रिफ्यूज कर देना उनके बातों को सुनने से। एग्जाम्पल देखें, डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टर्न ए डीफ ईयर टू द कंप्लेंट्स, यानी इतनी मिन्नतें करने के बाद भी अथॉरिटी ने उनके कंप्लेंट्स को सुनने से मना कर दिया, यानी उनके कंप्लेन में वो टर्न डीफ ईयर कर गया, मतलब उनके बातों को इग्नोर कर गया, उनके कंप्लेन को रिफ्यूज कर दिया सुनने से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन। नेक्स्ट इडियम है हमारा वंस इन ए ब्लू मून। अब देखो ये ब्लू मून है, क्या आपने मून को देखा है? क्या इस तरह का ब्लू दिखता है? बिल्कुल नहीं। मून का जनरली कलर ब्राइट येलो या वाइट होता है, लेकिन जब आपको मून इस तरह का ब्लू दिखने लगे, ब्लू दिखना मतलब आपको ऐसा मून डेली देखने को नहीं मिलता। अगर डेली अगर आप मून को देख पा रहे हो तो वो ब्राइट येलो या वाइट कलर का होगा। वंस इन ए ब्लू मून का होता है कभी कभार ऐसा दिखना, मून कभी कभार ऐसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो वंस इन ए ब्लू मून अगर हिंदी में कहावत कहा जाए, इस इडियम्स का मतलब कहा जाए तो ईद का चांद होना, ये हिंदी का मुहावरा हो जाएगा। लेकिन वंस इन ए ब्लू मून को इंग्लिश में बताया जाए तो ये होता है कि ऐसा इवेंट जो कभी कभार होता है, जो काफ़ी रेयरली होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, ऐसा चीज जो कभी कभार होता हो, यानी वेरी रेयरली ऐसा कोई इवेंट जो जैसे हेलीकॉमेट का दिखना आसमान में, ये वंस इन ए ब्लू मून है। जो हेलीकॉमेट है वो अप्रोक्सीमेटली 72 या 76 साल बाद दिखता है, जो वंस इन ए ब्लू मून कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। एग्जाम्पल देखें, सच गोल्डन अपॉर्चुनिटीज अपीयर्स वंस इन ए ब्लू मून जस्ट लाइक। 2023 के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आना, ये स्टूडेंट के लिए वंस इन ए ब्लू मून था। हर बार इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है जितने 2023 के एसएससी के सीजीएल में वैकेंसी आई थी। दैट मोमेंट इज ए वंस इन ए ब्लू मून फॉर द स्टूडेंट। 31, कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। फिर फोटो के थ्रू समझो, एक माँ है, वो उल्फ को डोर से यानी घर के अंदर नहीं आने दे रही है माँ। तो यहाँ पर उल्फ जो है, जो भेड़िया है, भेड़िया किस चीज़ को दर्शाता है? भेड़िया दर्शा रहा है स्टारवेशन और पॉवर्टी को, यानी गरीबी और भुखमरी को। एक माँ छोटे से कंपनी में काम कर रही है ताकि उसके घर में स्टारवेशन यानी भुखमरी और गरीबी एंटर ना कर सके, अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस सके, यानी उनके घरों में गरीबी और भुखमरी एंटर ना कर सके। तो कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब हुआ कि अपने घरों में गरीबी को और भुखमरी को एंटर ना करने देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवॉइड स्टारवेशन और पॉवर्टी, गरीबी को और भुखमरी को एंटर ना करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम्पल देखें, ए स्मॉल इनकम वाज इनफ टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। एक छोटी सी आय, एक छोटी सी इनकम आपके घरों में भुखमरी और गरीबी आने से बचा सकता है। ब्रिंग टू लाइट, हिंदी में इसे कहा जाता है प्रकाश में लाना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ों को प्रकाश में लाना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सीक्रेट को जब हम रिवेल करते हैं, एक्सपोज करते हैं, किन्हीं को जब हम एक्सपोज करते हैं, किन्हीं चीज़ों को हम जब रिवेल करते हैं, तो इसी को कहा जाता है ब्रिंग टू लाइट, यानी प्रकाश में लाना। टू रिवेल और मेक समथिंग नोन, किसी बात को उजागर करना, किसी हिडन ट्रुथ को सामने लाना ही कहलाता है ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। ये इमेज के थ्रू समझ सकते हो, ये चोरी कर रहा था एक आदमी, इसे मैंने प्रकाश में लाया। प्रकाश में लाना कहलाता है किसी चीज़ को रिवेल करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू रिवेल समथिंग हिडन, किसी हिडन चीज़ को, किसी सीक्रेट चीज़ को उजागर करना। एग्जाम्पल, द इन्वेस्टिगेशन ब्राउट सेवरल हिडन फैक्ट टू लाइट, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो काफ़ी सारे हिडन ट्रूथ्स को सामने लाया। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड किसे बोलते हैं? फोटो के थ्रू समझो, एक दोस्त है, अच्छे समय में तो आपका साथ दे रहा है, जैसे ही मौसम बिगड़ता है वो आपका साथ छोड़कर आप पर ही हंसने लगता है, यानी आपका मजाक बनाने लगता है। डिफिकल्ट सिचुएशन आते ही आपका साथ छोड़ देता है। अच्छे मौसम में साथ रहता है, लेकिन जैसे ही मौसम खराब होता है वो आपका साथ छोड़ देता है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है फेयर वेदर फ्रेंड।
ए फ्रेंड हु स्टेज विथ यू ओनली इन गुड टाइम्स, ऐसा दोस्त जो आपके अच्छे समय में तो साथ रहता है, नॉट इन डिफिकल्ट टाइम्स, लेकिन बुरे समय में आपका साथ छोड़ देता है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया ए फेयर वेदर फ्रेंड। एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो कह सकते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड डिसअपियर्स द मोमेंट डिफिकल्टीज अराइज। जो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं वो गायब हो जाता है जब आपके जीवन में कठिनाइयां सामने आने लगती है, जब आपके जीवन में डिफिकल्टीज सामने आने लगती है, जब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपका साथ छोड़कर चला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए फ्रेंड हु लीव्स यू इन बैड टाइम। ऐसा दोस्त जो आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे उसे ही फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं, जो अच्छे समय में साथ निभाए और बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड पैक्ड हस्बैंड क्या होता है? फिगर के थ्रू समझो। एक ऐसा हस्बैंड जो अपने वाइफ के कंट्रोल में रहता है उसे ही हम लोग कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। हस्बैंड who is controlled by his wife is known as hand packed husband। एग्जाम्पल मीनिंग समझते हैं, हस्बैंड who is completely controlled, जो completely controlled या dominated by his wife, जो अपनी पत्नी के दबाव में रहता है, अपने पत्नी के इशारों पे काम करता है, उसे ही हैंड पैक्ड हस्बैंड कहलाया जाता है। एग्जाम्पल, इन द एंटायर नेबरहुड ही वॉज नोन एज हैंड पैक्ड हस्बैंड, यानी पूरे नेबरहुड में, पूरे पड़ोसी में वो अपने आप को कैसे पहचाना जाता है? हैंड पैक्ड हस्बैंड के तौर पर पहचाना जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए हस्बैंड डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के द्वारा डोमिनेट किया गया हो कहलाता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। पैट मतलब होता है अपने पीठ को शाबाशी देना। अब अपने पीठ को कब शाबाशी दोगे? जब आप कुछ अच्छा काम करोगे। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो अपने आप को भी तो शाबाशी दे सकते हो, यानी अपनी पीठ थपथपाना। अपनी पीठ कब थपथपाते हो? जब आप कुछ अच्छा काम करते हो। तो टू प्रेज वन सेल्फ फॉर डूइंग समथिंग वेल, खुद की तारीफ करना, खुद को शाबाशी देना जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू प्रेज वन सेल्फ फॉर गुड वर्क। एग्जाम्पल अगर कह सकते हैं तो ऐसे कह सकते हैं, सच ब्रिलियंट वर्क ट्रूली डिजर्व्स ए पैट ऑन द बैक, यानी मैंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे खुद की शाबाशी देनी पड़ेगी। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फिगर पे आते हैं। हॉर्स के माउथ से डायरेक्ट बातें सुनना, यहाँ हॉर्स रिलायबल सोर्स की बातें कर रही है। आपने न्यूज में सुना होगा गुप्त स्रोत से ये जानकारी मिली है, लेकिन यहाँ वो गुप्त स्रोत नहीं, हॉर्स के मुंह से डायरेक्ट बातें सुनना, यानी फ्रॉम द ओरिजिनल और मोस्ट रिलायबल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स से बातें सुनना या रिलायबल सोर्स पे भरोसा करना, ऐसी जानकारी जो भरोसेमंद स्रोत से मिली हो या सीधे वास्तविक सोर्स से मिला हो, उसी को कहा जाता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स। एग्जाम्पल, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन केम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है यानी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होता है, जेन्युइन जानकारी होता, वो सीधे रिलायबल सोर्स से ही आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स से जानकारी लेना ही कहलाता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी डायरेक्ट हॉर्स के माउथ से बातें सुनना। दैट मीन्स रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करना कहलाता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है? देखो, ये बड़ा सा बर्फ का पहाड़, इसे आइसबर्ग कहते हैं। ये जनरली सी या ओशियन में पाया जाता है। जो नीचे वाला पार्ट है वो ज़्यादा पानी के अंदर डूबा है, बस छोटा सा पार्ट आपको विजिबल होता है। जो सी है, जो सी में जब भी शिप चल रही होती है, इसे बस ये छोटा सा विजिबल पार्ट दिख रहा होता है, यानी टिप दिख रहा होता है। इस आइसबर्ग का टिप दिख रहा है। आइसबर्ग का टिप दिखना मतलब एक छोटा सा हिस्सा दिखना, उस प्रॉब्लम का छोटा सा हिस्सा दिखना। एक्चुअल प्रॉब्लम तो नीचे है, एक्चुअल प्रॉब्लम तो नीचे है, ये छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टिप दिख पा रहा है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या है? ओनली ए स्मॉल और विजिबल पार्ट, ओनली स्मॉल और विजिबल पार्ट ऑफ मच बिगर प्रॉब्लम, यानी किसी बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा दिखना कहलाता है टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मॉल पार्ट ऑफ बिगर प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा कहलाता है टिप ऑफ द आइसबर्ग। एग्जाम्पल, द विजिबल इशू इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो आपको इशू अभी दिख रहा है वो एक छोटा सा हिस्सा है बड़े प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम एक्चुअली काफ़ी बड़ा है,
लेकिन टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब आपको छोटा सा हिस्सा ही अभी दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लाइफ में अभी सक्सेस नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि जॉब ले लेने के बाद आप सेटल हो जाओगे लाइफ में, नहीं, दैट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो एक छोटा सा हिस्सा है, उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसा नहीं कि आप जॉब ले लोगे तो आप सेटल्ड हो जाओगे, बहुत सारा लाइफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीप केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट, इसका मतलब क्या है? देखो, ये कार्ड को अपने चेस्ट से लगा कर रख रहा है, यानी ये जो भी सीक्रेट है उस सीक्रेट को ये हाइड कर रहा है। टू कीप प्लान और थाउट सीक्रेट, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना, अपनी योजना, जैसे इनके पास अलग अलग कार्ड्स हैं, इनको हिडन रख रहा है, ये छुपा पा रहा है अपने सीक्रेट्स को। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द डिस्कशन सी केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट, डिस्कशन में उसने अपनी जितनी भी योजनाएं थी उसे गुप्त रखा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी केप्ट हर प्लान्स और थाउट सीक्रेट, अपने प्लान्स को, अपने विचार को, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना कहलाता है केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर चेस्ट। 39 नंबर, हेप्सन चॉइस। देखो ये कहावत बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है 17वीं सेंचुरी के इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में। एक थॉमस हेप्सन नाम का आदमी था, उसने अपना अस्तबल खोला था जहां पर वो घोड़ों को रेंट पे दिया करता था। उस घोड़े को रेंट के देने के दौरान में उसने एक नियम लाया, क्या कि जो आदमी है वो उसी घोड़े को ले जा सकता है जो उसके गेट में बंधा हो, गेट के पास बंधा हो, या तो वो ले सकता है या तो उसे कोई घोड़ा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स वो उस ऑप्शन को कंपल्सन कर दिया, लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहा, क्या कि वो उसी घोड़े को चुन सकता है जो गेट के बगल में बंधा हो। हेप्सन चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास केवल और केवल एक ही चॉइस होना, अदर अल्टरनेटिव नहीं होना, या तो उस घोड़े को लो जो गेट के बगल में बंधा है या तो कोई घोड़ा ना लो। दैट मीन्स यू हैव नो रियल चॉइस, तुम्हारे पास कोई रियल चॉइस नहीं है। यू हैव टू ओनली सेलेक्ट द गिवन ऑप्शन, द गिवन वन ऑप्शन, तुम्हें हमेशा उसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ेगा जो वो ऑप्शन सामने रखा। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ कोरिया में भी वोटिंग होता है। आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया का नाम, द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया भी रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन वहाँ वो चॉइस हेप्सन चॉइस है। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पर वोटिंग होता है, लेकिन वोटिंग मशीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का नाम प्रिंटेड होता है। आपको हर हाल में वोट करना है, लेकिन चॉइस भी एक ही है, किंग जॉन उन को वोट करना है, तो यही चॉइस कहलाता है हेप्सन चॉइस। नो रियल चॉइस होना, ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल होना, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल होना ही कहलाता है हेप्सन चॉइस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नो चॉइस एट ऑल, बिल्कुल भी कोई चॉइस नहीं होना, ओनली वन ऑप्शन टू एक्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस होना, उसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड हेप्सन्स चॉइस। द सिचुएशन ऑफर नथिंग बट ए हेप्सन चॉइस, जो सिचुएशन था आपको क्या ऑफर किया? कुछ हेप्सन चॉइस के अलावा, यानी उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बरी द हैच, हैच क्या होता है? कुल्हाड़ी को हैच बोलते हैं। देखो ये कुल्हाड़ी को अब ये कर रहा है बरी, बरी मतलब इसको गड्ढा करके उस कुल्हाड़ी को उसके अंदर डाल रहा है। दैट मीन्स अब ये दोनों और आपस में क्या कर रहा है? दोस्ती कर रहा है। दैट मीन्स कि दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ थी, दोनों के बीच में जो मनमुटाव था, उसको ख़त्म करके इन्होंने दोस्ती कर लिया। तो बरी द हैच का मतलब क्या हुआ? हैच यहाँ दर्शाता है लकड़ी की कुल्हाड़ी को, उसे जमीन में गाड़ दिया, जिसका मतलब लड़ाई खत्म हो गया। टू एंड ए क्वेरल एंड बिकम फ्रेंड अगेन, झगड़ा को खत्म करके फिर से दोस्ती करना कहलाता है बरी द हैच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टू फॉरगॉट द फाइट एंड मेक पीस, झगड़ा भुलाकर शांति स्थापित करना। एग्जाम्पल देखें तो आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी बोथ साइड डिसाइडेड टू बरी द हैच, सालों की दुश्मनी को खत्म करके उन्होंने डिसाइड किया कि अब उस हैच को बरी करें, यानी अब वो फाइट को भूल के फ्रेंड बनेगा। 41 ब्लो हॉट एंड कोल्ड, फिगर दिख रहा है, इस लड़के को कभी गर्मी लग रहा है, कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्मी फिर ठंडा। ये बच्चा कंफ्यूज्ड है, ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ हो क्या रहा है। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होना? अपने डिसीजन पर फिक्स नहीं रहना। जिस तरह ये बच्चा ये फिक्स नहीं है अपने डिसीजन पे, इसे गर्मी लग रहा है या ठंडा लग रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा, मतलब आदमी फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, द मैनेजमेंट केप्ट ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द प्रपोजल, जो मैनेजमेंट था वो
ब्लो कर रहा था हॉट एंड कोल्ड अपने प्रपोजल पे, यानी मैनेजमेंट फिक्स नहीं था, ये फ्रीक्वेंटली अपना ओपिनियन चेंज कर रहा था। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या है? टू कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड और ओपिनियन, यानी अपना ओपिनियन को बार बार बदलना, या टू बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट ना होना यानी इनकंसिस्टेंट होना, बार बार अपना रवैया बदलना, कभी हाँ कहना कभी ना कहना ही कहलाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू चेंज वंस एटीट्यूड फ्रीक्वेंटली, अपना एटीट्यूड अपना ओपिनियन बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करना कहलाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। 42 नंबर, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ठंडा पानी डालना। ठंडा पानी कैसे डालते हैं? देखो, ये लड़की थी, काफ़ी एक्साइटेड थी अपने प्लान्स को लेकर के, काफ़ी एक्साइटेड थी अपने प्लान्स को लेकर के। जैसे ही ये प्लान्स अपने बॉस को सुनाई, तो ये बॉस ने क्या किया? उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ठंडा पानी डालना मतलब उसके एक्साइटमेंट को ख़त्म करना, उसके इंथुसिज्म को मारना, कहलाता है थ्रो कोल्ड वाटर। टू डिस्करेज और स्टॉप समवंस प्लान और इंथुसिज्म, किसी के उत्साह को ठंडा करना, यानी किसी को हतोत्साहित करना, उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट करना, कहलाता है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। द कमिटी थ्रू कोल्ड वाटर ऑन एम्बिशियस प्लान, जो एम्बिशियस प्लान था उस पर कमिटी ने क्या किया? ठंडा पानी फेर दिया, यानी उसको उसके उत्साह को ख़त्म कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्करेज समवंस प्लान और एक्साइटमेंट, किसी के प्लान या किसी के एक्साइटमेंट को डिस्करेज करना कहलाता है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। फिडल वाइल रोम बर्न, फिडल क्या है? एक तरह का ऑर्गन है जिसे बजाया जाता है किसी के द्वारा। जब रोम जल रहा था तो ये आदमी क्या कर रहा था? बैठकर बजा रहा था, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। दैट मीन्स क्या? शहर जल रहा था और ये बजा रहा था, मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं था, यानी एक सीरियस सिचुएशन में नॉन सीरियस जैसा बिहेव करना कहलाता फिडल वाइल द रोम बर्न्स। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली का एयर पॉल्यूशन काफ़ी हाई है, यानी दिल्ली में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब है, तो अभी जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो क्या कर रहे हैं? फिडल वाइल द रोम बर्न्स, यही काम कर रहे हैं, यानी पूरा दिल्ली जल रहा है, पॉल्यूशन के गिरफ्त में आ गया है, लेकिन दे आर नॉन सीरियस अबाउट दिस इशू, एक भी पॉलिटिशियन सीरियस नहीं है इस इशू को लेकर के। यही ईडियम्स कहलाता फिडल वाइल द रोम बर्न्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एग्जाम आ जाए तो यू शुड बी सीरियस, आपको सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो आपके अपने एग्जाम्स को लेकर के, तो ये ईडियम्स आपके लिए भी फिट है, फिडल वाइल द रोम बर्न। टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना। एंजॉय योर सेल्फ व्हेन देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम, एकदम मौज मस्ती करना, अगर प्रॉब्लम सीरियस हो उस प्रॉब्लम के और ध्यान आकर्षित ना करके एंजॉय करना। बड़ी समस्याओं में लापरवाही दिखाना कहलाता है फिडल वाइल द रोम बर्न। एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टू स्टे केयरलेस, केयरलेस होना व्हेन देयर इज ए बिग प्रॉब्लम, जब बड़ा प्रॉब्लम हो तो। 44, कैरी कोल टू न्यू कैसल्स, ये मुहावरा एक यूरोप में एक शहर था न्यू कैसल, यहाँ से आया है। न्यू कैसल में ऑलरेडी न्यू कैसल कोल के लिए ही जाना जाता था, यानी ऐसा शहर था जहाँ कोल का खदान था, यानी कोल का माइनिंग होता था। अब बताओ, जहाँ पर कोल का माइनिंग ऑलरेडी हो रहा हो, यानी कोल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, वहाँ पर कुछ लोगों ने फिर और बाहर से कोयला ढोकर वहाँ पर पहुँचा रहा था, यानी फालतू काम कर रहा था। मानो आपको एक काम दिया जाता कि आप क्या कर रहे हो? समंदर के पास बैठे हो, एक लोटा समंदर में डाल रहे हो पानी, फिर दूसरा लोटा निकालकर समंदर में पानी डाल रहे हो, तो ये काम क्या है? अननेसेसरी काम है। ऑलरेडी समंदर के पास बहुत पानी है, आप उसमें 2-4 लोटा पानी ऐड कर दोगे तो आपके उस ऐड कर देने से सिचुएशन चेंज नहीं हो जाएगी। तो कैरी कोल टू न्यू कैसल मतलब कोयला को न्यू कैसल ले जा रहा था। न्यू कैसल में ऑलरेडी, न्यू कैसल एक यूरोप का जगह था जहाँ ऑलरेडी कोल का माइनिंग होता था, तो वहाँ पर और कोयला को ले जाना, तो ये क्या है? जहाँ पहले कोयला भरा हो वहाँ कोई और भी कोयला ले जाना, यानी बेकार काम करना। टू डू समथिंग यूजलेस और अननेसेसरी, ऐसा काम करना जो यूजलेस हो, जो अननेसेसरी हो, अनावश्यक काम करना कहलाता है कैरी कोल टू द न्यू कैसल। एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए, टू डू समथिंग टोटली अननेसेसरी, एकदम अननेसेसरी काम करना। टेकिंग एक्स्ट्रा एडवाइस टू एन एक्सपर्ट इज लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैसल, एक्स्ट्रा एडवाइस लेना एक्सपर्ट से, ये एकदम अनावश्यक काम है। अगर एक्सपर्ट आदमी है, वो एडवाइस दे रहा है, वो ऑलरेडी सुपीरियर है, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, आप उससे फिर एक्स्ट्रा क्या ले रहे हो? दैट इज कॉल्ड कैरी कोल टू द न्यू कैसल।
टो द लाइन। देखो फिगर, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, ये दो लोग कंपनी के एम्प्लॉय हैं, इन्हें एक काम दिया गया, जितने भी लाइन है इसी लाइन पर पैर रखकर चलना है। कंपनी के एम्प्लॉय को काम दिया है लाइन पर पैर रखकर चलना, यानी वो स्ट्रिक्टली अधेयर है उस रूल से, यानी उस रूल को फॉलो करना है। कंपनी ने जो रूल दिया उस रूल को फॉलो करना है। तो राइट आंसर क्या, लाइन पर उंगली रख कर सीधा चलना मतलब रूल फॉलो करना। टू फॉलो रूल और एक्सेप्ट ऑथोरिटी, नियमों का पालन करना या आदेश का पालन करना कहलाता है टो द लाइन। ऑप्शन नंबर सी, टू फॉलो रूल्स एंड बिहेव प्रॉपरली। एग्जाम्पल, एवरी मेंबर ऑफ दिस टीम इज एक्सपेक्टेड टू टो द लाइन। सभी मेंबर से ये उम्मीद की जाती है कि वो रूल्स को फॉलो करेंगे, कहलाता है टो द लाइन। जिस तरह ये इस लाइन पर पैर रखकर चल रहा है, यानी ये रूल्स को फॉलो कर रहा है, इनके लिए रूल्स बनाया गया कि इस लाइन पर पैर रखकर चलना है, एंड दे आर फॉलोइंग दिस रूल्स। इन द डोलड्रम्स, डोलड्रम्स क्या होता है समझो, एक इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटर पे जब शिप चल रही होती है तो एक ऐसा जगह आता है जहाँ पर इक्वेटर के पास, जहाँ पर नाव फंस जाती है और इनएक्टिव स्टेट में हो जाता है, नाव वहाँ से चल नहीं पाता, यानी जो सेलर है वहाँ सेलर बेबस हो जाता है, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, एक ऐसा सिचुएशन एराइज होता है। तो उसी को कहा गया इन ए डोलड्रम, मतलब टू बी सैड और इनएक्टिव, यानी उदास होना, इनएक्टिव होना या बिना किसी इंटरेस्ट का होना या लो स्पिरिट में होना कहलाता है इन ए डोलड्रम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू फील सैड एंड इनएक्टिव, सैड महसूस करना या इनएक्टिव महसूस करना कहलाता है इन ए डोलड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किक ए बकेट, फोटो के थ्रू समझो। ये बाल्टी था, बाल्टी में 1000 वाट का करंट था, 1000 यानी 1100 वाट का करंट था समझो उस बाल्टी में। अब एक आदमी आया, अब बाल्टी को किक किया, जैसे ही उसने बाल्टी को किक किया तो क्या हुआ, उस बाल्टी में जो करंट था वो अब उस आदमी को लग गया और आदमी क्या हुआ, मर गया। आदमी क्या हुआ, मर गया। तो टू किक ए बकेट का मतलब हो गया टू डाई, मर जाना। ये स्टोरी के थ्रू आप याद रख सकते हो। बाल्टी में करंट था, ये आदमी आया, बाल्टी को किक किया, जैसे ही बाल्टी को किक किया तो ये करंट उसके बॉडी में चला गया और वो मर गया। तो टू किक द बकेट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू डाई। द ओल्ड लैंडलॉर्ड फाइनली किक द बकेट लास्ट नाइट, जो बूढ़े लैंडलॉर्ड थे वो पिछली रात मर गए। 48, मिस द बोट, बोट का मिस कर जाना, बोट का मिस कर जाना। एग्जाम फोटो देखो यहां पर, अगर कोई आदमी बोट को मिस कर रहा है, यानी ये इस लड़के को बोट पर चढ़कर एक इस पहाड़ पर जाना था जहाँ पे उसे अच्छा सीनरीज देखने मिलता, ये अच्छा विजुअल्स देखने मिलता, लेकिन ये लेट हो गया जिसकी वजह से बोट इसे छोड़कर चले गई। तो ये बोट को क्या किया, मिस कर दिया। बोट को मिस करना मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी बाय बीइंग टू लेट, अधिक लेट होने के कारण मौके को हाथ से गंवा देना ही कहलाता है मिस द बोट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू लूज ए चांस बाय बीइंग लेट। एग्जाम्पल, लेट अप्लीकेंट ऑफन मिस द बोट, जो लेट अप्लीकेंट होते हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, यानी मौका हाथ से निकल जाता है उनके लिए। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक इसका मतलब क्या होता है, देखो फोटो, एक नट क्या होता है, हार्ड सेल्ड फ्रूट, जैसे वॉलनट, इसके अलावा बहुत सारा नट जो आता है, वॉलनट, आमंड्स, ये सभी नट्स हैं, है ना। ये काफ़ी हार्ड है किसी के लिए खोलने, ए टफ नट टू क्रैक, यानी ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो, जिसे डील करना आसान ना हो, है ना। तो इसी को कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। समवन और समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील, ऐसा व्यक्ति या ऐसा सिचुएशन जिसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल भरा हो, जिसे निपटाना या समझना बहुत मुश्किल हो, उसी को वही कहलाता है हार्ड नट टू क्रैक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन टू डील विथ, एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम होना या एक ऐसा व्यक्ति होना जिसके साथ डील करना काफ़ी डिफिकल्ट हो, कहलाता है हार्ड नट टू क्रैक। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब क्या है, बचपन में आप लोगों ने एक स्टोरी सुना होगा। क्या स्टोरी था, एक बिल में काफ़ी सारे चूहे रहते थे और बिल्ली हर रोज़ आती थी और कुछ चूहों को उठाकर ले जाती थी और खा जाती थी। अब क्या हुआ, चूहों में डर का माहौल हो गया, चूहे सारे डरने लगे कि हर रोज़ बिल्ली आती है, हमारे एक चूहों को उठाकर ले जाती है और खा जाती है। तो
आपस में चूहों ने एक मीटिंग किया, क्या कि चलो ठीक है बिल्ली हर रोज आती है, लेकिन अब करना क्या है कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देना है, जिस वजह से जब भी बिल्ली गेट तक आएगी, जब भी बिल्ली इस गेट तक आएगी तो चूहों को पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है और ये सारे अपने बिल में छुप जाएंगे। अब करना है क्या कि इन सारे चूहों ने एक डिसीजन लिया बिल्ली के गले में घंटी बांधने का। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि जैसे ही बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा या तो बिल्ली उसे खा जाएगी या तो चूहा काफ़ी होशियारी से बच निकलेगा। तो टू बेल द कैट ये मुहावरा यहीं से आया है। मानो कि इसके बिल्ली के गले में घंटी बांध दी, इन सारे चूहों ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी, तो इसका मतलब जब भी बिल्ली गेट पर आएगा तो सारे चूहों को पता चल जाएगा और सारे चूहे भागकर अपने बिल में छुप जाएंगे। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, एक रिस्की सिचुएशन है। टू टेक ए रिस्की एंड डेंजरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आपके लाइफ को रिस्क हो, यानी एक डिफिकल्ट टास्क करने के लिए एक जोखिम भरा काम करना कहलाता है टू बेल द कैट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू मेक डेंजरस रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेवली, एक खतरनाक जिम्मेदारी उठाना काफ़ी होशियारी से कहलाता है टू बेल द कैट। अगर आपको ये सारे इडियम्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसे शेयर करना अपने फ्रेंड में, और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो एसएससी आरंभ चैनल जो टेलीग्राम चैनल है इस पे जाना, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे वोकेबलरी पोस्ट की जाती है टेलीग्राम चैनल पे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।